झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है तो वहीं बंगाल में चुनावी शोर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर जयराम महतो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो आज हम बंगाल की राजनीति के साथ साथ झारखंड की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत जो है जयराम महतो के होम स्टेट यानी कि झारखंड से करेंगे। हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो है, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे समझते हैं कि झारखंड में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। सबसे पहले जेटेट की बात करेंगे तो जेटेट की नियमावली को खत्म कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि भोजपुरी, अंगिका, मगही को इसमें शामिल किया जाएगा। इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है भोजपुरी जो भाषा है निसंदेह जो बिहार से सटे हुए हमारे ज़िले हैं उनमें बोली जाती है, लेकिन मेरा जहाँ तक जानकारी है उनको बिहार राज्य जहाँ उसकी उत्पत्ति हुई है शायद वहाँ पे मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके बाद भी हमने कहा कि भाषाविदों के माध्यम से एक सर्वे हो और प्रखंड वाइज जाकर आप भाषा को चयन करने का कार्य करिए, लेकिन जो ये मामला सामने आ रहा है उसका मूल कारण ये है कि हम लोग धनबाद और बोकारो में उस समय भोजपुरी को शामिल किया गया था, तो उसमें भाई धनबाद बोकारो मूल रूप से इस भाषा से अपरिचित थे। अगर कुछ लोग वहाँ बोलते हैं तो नो डाउट वह प्रवासी हैं, वह मतलब इस राज्य के ओरिजिनल लोग नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये जेटेट की परीक्षा जो विगत कई वर्षों से लंबित है, छात्र अभ्यर्थी इंतजार में बैठे हैं, तो ऐसे में नियमावली में बनाकर फिर तुरंत उसे निरस्त कर देना उचित नहीं है। अगर उनके लिए आप विकल्प करते हैं, 2-4 प्रखंड जो उन हिस्सों में सटे हैं आप उनके बारे में विचार कर सकते थे, लेकिन पूरे 24 जिलों के लिए आपने निरस्त कर देना तुरंत ये उचित नहीं था। अगर कोई ऐसी मांग थी जिनमें कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो वहाँ के लोग बोलते हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं, तो उस भौगोलिक सीमा के आधार पर अगर हम बात करेंगे पलामू के, वहाँ पर कहा जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी, मगही, अंगिका कहते हैं, तो वो लोग प्रवासी है, इसका मतलब? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने धनबाद और बोकारो के लिए कहा, चूंकि इस आंदोलन और मेरा जो परिचय बना वो धनबाद बोकारो के उस आंदोलन से बना और मैं उसको आज पुनः रिपीट करूंगा। जिस प्रकार पलामू प्रमंडल के लिए कुड़माली कहीं ना कहीं वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, नागपुरी वहाँ के लोग लोकल नहीं बोलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार धनबाद बोकारो से इसका आरंभ हुआ और धनबाद बोकारो के लोकल लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। निसंदेह पलामू प्रमंडल हो, चाहे कोडरमा का वो हिस्सा या फिर देवघर का वो हिस्सा जो बिहार की सीमाओं को छूता है, वहाँ लोग नो डाउट बिहार की कुछ मिलती जुलती भाषाओं को बोलते हैं, वो उनकी अपनी भाषा भी हो चुकी है, तो उसको वहाँ के आधार पर अगर सरकार विचार करे तो वो देखें उस पर। परीक्षा फिर से टल गई है, क्या लगता है ये परीक्षा कब होगी आपके अनुसार? देखिए, परीक्षा का होना बड़ा मुश्किल लग रहा है और मुझे लगता है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में पूंजी इतना हावी है, जो कभी कार्ल मार्क्स कहते थे कि एक दौर ऐसा आएगा जब एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर, एक वकील एक मैट्रिक फेल या फिर कम पढ़े लिखे व्यक्ति के अधीन होकर अपनी पूंजी के माध्यम से उनका सेवा देने का कार्य करेगा। तो पूंजी एक सबसे बड़ा कारण है। लोग ये जो पेपर लीक करने वाले, एग्जाम में गड़बड़ी करने वाले, ये तो आतंकवाद से भी बुरे लोग हैं। आज सोच के देखिए, एक अभ्यर्थी वो घर से जब निकलता है परीक्षा के लिए 4 जगह गाड़ी बदलता है, वह खुले आसमान के नीचे सोता है। हम भी बता रहे हैं, हम लोग भी 2-3 बार आर्मी की दौड़ में गए हैं। ज़मीन पर एक प्लास्टिक का एक आता है बिछवाने वाला, उसको बिछा देना और उसी पे सोना और बहुत सारी कठिनाई। महाराज, एक ही जगह 5 या 10 हज़ार लड़के आते हैं, वहाँ कितनी कठिनाई होती है। उन कठिनाइयों के बाद उस परीक्षा में शामिल होते हैं या फिर उस दौड़ में शामिल होते हैं और उसका निष्कर्ष अगर कुछ नहीं निकलता है तो निसंदेह इसमें बहुत ही पीड़ा होती है। लड़कों की तो बात चलिए, लड़कियों के बारे में सोचिए, अगर वह नव विवाहिता हैं या फिर नए नए शिशु को जन्म दी है या फिर गर्भ से हैं, तो वो किन कठिनाइयों में परीक्षा केंद्र तक जाती हैं। कभी अपने ससुर को लेकर, कभी अपने देवर को लेकर कि भाई चलो उनके पति बाहर कमाने गए हैं, तो उन परिस्थितियों में वो कैसे वहाँ तक जाती है, परीक्षा को लिखती है और शाम को घर वापस आने से पहले जब उसे ये जानकारी प्राप्त होती है कि भाई परीक्षा कैंसिल हो चुकी है, तो उसकी पीड़ा का अनुभव करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो परीक्षा गड़बड़ी में संलिप्त जो लोग हैं वो आतंकवादी से भी बुरे लोग हैं और इनकी सजा आतंकवाद से भी बुरी होनी चाहिए। ट्रेजरी घोटाले का मामला जो है हजारीबाग और बोकारो से सामने आया है और इसका दायरा जो है लगातार बढ़ रहा है। ये कहा जा रहा है कि सीआईडी से जांच जो है वो होगी, आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, सीआईडी कौन होती है? राज्य सरकार के अधीन होती है। जो राज्य के अधिकारी जिस चीज
चीज़ में गड़बड़ी करेंगे, उसी में राज्य के अधिकारी जांच करेंगे और आप उस पर अपेक्षा रखेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और भी जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हो। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा CI, कर्मचारी, थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर अगर होता तो हम समझते हैं कि राज्य की एजेंसियाँ ठीक जाँच करेगी। अब जिसमें बड़े अधिकारी आएंगे, सिविल सेवाओं से जुड़े लोग आएंगे, उसमें आप अगर उनसे अपेक्षा रखेंगे वो जाँच ठीक करेगी तो कतई नहीं होगी। बिल्कुल इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, CBI से कम तो होनी ही नहीं चाहिए इसमें जाँच। उत्पाद सिपाही कथित पेपर लीक का मामला सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जो SSC की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। आप लगातार ये कहते हैं कि झारखंड झारखंडियों के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो भी पुलिस की तरफ से जिन अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है वो ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश से है। यानी कि झारखंड के युवा जो है संघर्ष करे, पढ़ाई करे और बाहर के जो युवा है वो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर खरीदे और यहाँ पर नौकरी करे। इसको किस रूप में ले रहे हैं? बस इसको वही हेमंत सोरेन की जो नीति है, जो लगातार वो फेल हो रहे हैं। उन्होंने सरकार बनाई झारखंडियों के नाम पर, गुरुजी ने झारखंड अलग किया झारखंडियों के लिए, और अलग होने के बाद सत्ता में आने के बाद सारी व्यवस्थाएं बिहार और UP वालों को दे दी। वही आज दुर्भाग्य इस राज्य का। और देखिए, हम फिर कहते हैं भाई, संवैधानिक रूप से हमारा संबंध आपसे रहा है, आगे भी रहेगा, लेकिन भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हम बिहार, UP, बंगाल वालों से भिन्न हैं। और उस भिन्नता, उस आइडेंटिटी का बचाव करना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी समाप्त ना हो, हमारे रोजगार समाप्त ना हो, हमारी सुविधाएं कोई हड़पने का कार्य ना करे। लेकिन ये जो लगातार बढ़ रहा है, इससे ये चिंता का विषय है। आज अगर ये परिस्थिति है तो आने वाले 20 सालों के बाद आप सोचिए, क्योंकि 70 के दशक में जो व्यवहार हमारे साथ होता था, आने वाले 10 सालों 15 सालों में वही व्यवहार शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे 100 के सामने वो 10 लोग भारी पड़ते हैं, चाहे कार्यालय में हो, कहीं भी, किसी भी कार्य में हो। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। यहाँ के लोगों को ये आभास होना चाहिए कि ये राज्य हमारा है, ये राज्य यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का है। और ये तभी आभास होगा जब यहाँ के लोग सत्ता को चलाने के साथ साथ व्यवस्थाओं में यहाँ के लोग रहेंगे। लेकिन व्यवस्थाओं में यहाँ के लोग नहीं रहने के कारण आज ये परिपाटी बन गई है कि हमारा क्षेत्र, खनिज हमारा, सुविधाएं हमारी, और मजा कोई और मार रहा है। लेकिन झारखंडियों की परिभाषा क्या है आपके नज़र में, जयराम जी? झारखंडियों की परिभाषा वही है जो मैंने विगत कई वर्षों से इसी भूमि में रहते हैं, निवास करते हैं, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के नेक रीत रिवाज से वाकिफ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस राज्य के अलावा उनका किसी अन्य राज्य में सरकारी नौकरियों के अलावा किसी सरकारी कागजात में नाम अंकित ना हो। क्योंकि सरकारी नौकरी कोई महाराष्ट्र में भी कर सकता है, सेंट्रल की नौकरियां कोई गुजरात में भी कर सकता है। तो सरकारी नौकरियों के अलावा किसी भी प्रकार के दस्तावेज में उनका नाम उल्लेखित ना हो, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, बंगाल में विधानसभा का चुनाव है, इस बार आपकी भी पार्टी वहां पर किस्मत आजमा रही है। आपकी तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि 10 से 15 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ 2 ही में सीमित रह गए। क्या प्रत्याशी नहीं मिले या फिर तैयारी नहीं थी? तैयारी भी नहीं थी उतनी और प्रत्याशी भी नहीं मिले। जिनको हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया उन्होंने भी किसी दबाव में, प्रेशर में वो चुनाव नहीं लड़े। प्रत्याशी बनाने के बाद भी वो चुनाव नहीं लड़े। तो इस प्रकार की भी परिस्थितियाँ आई। तो इसीलिए देखिए, हम लोग फिर कह रहे हैं कि हम लोग एक विजन के साथ चल रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि तुरंत हमें बहुत कुछ पा लेना है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, सने सने ही इस यात्रा को आरंभ किए हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 सीटों में एक अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छा वोट प्राप्त होना, सीटों को जीत जाना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पुरुलिया के जो आपके कैंडिडेट थे उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्या दबाव था उनके ऊपर जो आपने शुरुआत में कहा? हमें आइडिया नहीं, चूँकि जिस दिन उनका इस्तीफा आया या फिर जब उन्होंने इनकार किया, ठीक 12 घंटा पहले उनसे हमारी मुलाकात थी। सजल भाई हम आए हमारे पास, बोले दादा ऐसा ऐसा बात है, इकोनॉमिकली थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। हम बोले देखिए सजल दा, जैसा हम लोग झारखंड में क्राउड फंडिंग के माध्यम से फिर लोगों से सहयोग लेकर चुनाव लड़े हैं, आपके लिए भी हम लोग जुगाड़ करेंगे कि जो माने बेसिक खर्चे होते हैं उनको हम लोग पूरा कर सकें। उसके बाद भी बोलेंगे अगर आपको कोई और बातचीत हो तो हमको कहिएगा, और आप अपना जो नामांकन है उसको भरिए। तो कम से कम उनको एक बार बात करनी ही चाहिए थी, लेकिन उसके बाद वो बात नहीं की। फिर भी हमारे वो बहुत मेहनत किए थे हमारे संगठन के लिए, उनके लिए हम सम्मान रखते हैं। वो जहाँ रहें खुशहाल रहें। बीते दिनों अमित शाह जो है गृह मंत्री, वो पुरुलिया पहुंचते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में बनती है तो कुड़मालिक को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। ये तो आपकी भी मांग थी। देखिए, मेरे राजनीति में आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और इसमें अगर इन चीज़ों को हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि जयराम महतो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरी राजनीति में आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं। कांग्रेस से सबसे पहले केशव जी, आज तक इतिहास में कभी कुर्मी समुदाय से कोई प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बना था।
लेकिन इसका एक तोड़ यही था, जयराम महतो को उभार ही आज बहुत सारे बदलाव हुए हैं जिनको मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ। बस कुर्मी वोटर्स को साधने के लिए कि एक नया लड़का उभर कर आया है। खीरू जी बिहार से राज्यसभा संसद चले गए, बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं, बाकायदा लोक भवन में भी, लेकिन लोक भवन तक हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हुआ है, लेकिन अब जब गृह मंत्री जी कह रहे हैं तो हम कहेंगे भाई कब तक आप झूठा दिलासा दीजिएगा। जिस समाज की वो बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, उस समाज ने तो अपनी पौराणिक पार्टी से नाता तोड़ के आपका समर्थन किया था। उनकी पौराणिक यानी विनोद बाबू के नेतृत्व में स्थापित जेएमएम, निर्मल महतो की अध्यक्षता में संचालित जेएमएम, उस पार्टी से दरकिनार होकर आपको समर्थन किया था, क्योंकि उस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कुर्मियों के सम्मान के लिए जो मुद्दे हैं उन पर वो मौन हो गई, वो गुम हो गई, वो चुप हो गई। तब उन्होंने विगत मुझे लगता है कि 1, 1.5, 2 दशकों तक पूरा उस कौम का सीधा समर्थन रहा भारतीय जनता पार्टी को। उनके सांसद चुनकर गए, विधायक चुनकर गए और एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनकी ओर शिफ्ट हुआ। लेकिन नतीजन क्या रहा, आपने उनको क्या दिया? तो अभी आप लगातार केंद्र में विगत 11-12 वर्षों से आपकी सरकार है और आप बंगाल चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। इस भाषा को शामिल करने केंद्र का कार्य होता है, तो अभी आप रेजोल्यूशन कई प्रकार के ला रहे हैं, कई विधेयक, कई प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो इसी बीच ले आइए इस प्रस्ताव को। चुनाव के बाद क्यों, अभी आप इस प्रस्ताव को ले आए, इसमें कोई विवाद नहीं करेगा। शेड्यूल ट्राइब की जब बात आएगी तो कुछ लोग झारखंड में विरोध करेंगे, लेकिन लैंग्वेज को लेकर तो कोई विरोध नहीं है फिलहाल, तो आप कुड़माली लैंग्वेज को अभी शामिल कर लीजिए। तो ये केवल गृह मंत्री जी को मालूम है, वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, देश के चाणक्य नहीं है, क्योंकि देश के लिए उनका चाणक्य नीति कभी हम लोगों ने ना देखा है ना सुना है। देश के लिए तब होता जब वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। हाँ, पार्टी के लिए वो चाणक्य हैं। सीटों कैसे जहाँ हार गए वहाँ विधायकों को भी पाले में लेकर अगर सरकार बनाना, पार्टी के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी बहुत अच्छे नेता हैं, बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नेता हैं कि बीजेपी की सरकार कैसे बने, चुनाव प्रचार कैसे हो, इसके में वो माहिर हैं, लेकिन देश कैसे चलेगा इसमें वो माहिर नहीं है। अच्छा, आप जयपुर गए थे, वहाँ के कैंडिडेट जब नॉमिनेशन फाइल करने गए थे तब आप वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन टीएमसी के जो कैंडिडेट है आपसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे अर्जुन महतो, आपने आशीर्वाद दिया, क्या मूल मंत्र दिए? ऐसा तो नहीं कि आप अपने कैंडिडेट का वहाँ पर खेल बिगाड़ दिए? नहीं, देखिए, एक राजनीति में एक सुचिता होती है। राजनीति का मतलब यह नहीं कि हम लोग शत्रु हैं, हम लोग बस राजनीतिक विरोधाभास है, विचारधाराओं में भिन्नता है, लेकिन हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। तो उसने चूँकि बहुत कम उम्र में, आज भले लोग हमारी आलोचना कर लें, लेकिन युवाओं के आदर्श हम ही हैं राजनीति में। क्योंकि पिछले 20 सालों के इतिहास में झारखंड में कोई लड़का 1 साल में 2 साल में विधायक नहीं बना है, जिसको कोई नहीं जानता था। उसके पंचायत के बाहर 1-2 लोग जानते थे, प्रखंड के बाहर तो लोग नहीं जानते थे। वह शख्स अचानक आता है और विधायक बन जाता है। विधायक ही नहीं बनता है, 11 लाख वोट लेकर आता है। तो नो डाउट जो हमें नहीं भी पसंद करते हैं वो हमें मानते हैं कि भाई वो कितने कम समय में वो कैसे आए। तो जाहिर सी बात है, अर्जुन जी भी एक युवा हैं, 30-32 साल के युवा हैं, तो उनके मन में भी एक लालसा होगी कि भाई जयराम जी जब अच्छा कर रहे हैं झारखंड में, अकेले होकर झारखंड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक बार उनसे मिला जाए। तो उन्होंने मंत्र क्या दिए आप? उनको कहें कि भाई दम से और जोश के साथ चुनाव लड़िए, अच्छे से लड़िए, हमारी शुभकामनाएं आपको। और आप अपने कैंडिडेट को क्या मूल मंत्र दिए? सेम नहीं, उनको हमने कहा कि भाई आप हमारा मान सम्मान जो रखिए, बंगाल में टाइगर की एंट्री हुई है, तो आपके नेतृत्व में ही हमारा मान सम्मान यहाँ रहे, इसलिए सीट को जीती है। अच्छा, ये बताइए कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप वहाँ पर गए, क्या देखे? देखिए, राजनीति के तो अभी उतने धुरंधर हम लोग नहीं हैं करिश्मा जी। झारखंड को हम लोग समझ पा रहे हैं अभी ठीक ठाक, तो बंगाल तो बहुत दूर की बात है। देखिए, बंगाल में दोनों दलों का एक अच्छा अभी रुझान देखने को मिल रहा है। एसआईआर में सुने 60 से ज़्यादा लाख वोटर्स हटाए गए हैं। बहुत ऐसी परिस्थितियां भी हुई हैं। उसके बाद भी ममता दी और सीधा मोदी जी के नेतृत्व की ही लड़ाई है। वहाँ बंगाल में भाजपा का कौन नेता है या बड़ा नेता कौन है, इसको बहुत कम लोग जान रहे हैं। जो लोग एकेडमिक हैं, जो पॉलिटिक्स को जानते हैं, वही जानते हैं कि अधिकारी जी हैं या कौन है। लेकिन बाकी ये जो मूल लड़ाई है, फाइटिंग है, इधर मोदी जी और शाह जी हैं, उधर दीदी हैं, तो उसी के बीच का निर्णय होना है। और अब देखिए जनता क्या सोचती है।
कहा जा रहा है कि परिसीमन लागू होगा, कई सीटें जो है वो बढ़ेंगी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। क्या उम्मीद है, क्या आप कुछ सोचे हैं इसको लेकर? देखिए, परिसीमन की तो संभावना है और जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो चुका है। जैसे हमारे बोकारो में शायद हमको लगता है 5 लाख वोटर्स हो चुके हैं। हजारीबाग, मांडू और धनबाद में भी 5 लाख के आसपास वोटर हो चुके हैं। वहीं सिमडेगा तरफ कई ऐसे विधानसभा है जहाँ 2.5 लाख के आसपास ही वोटर हैं, तो बहुत ज़्यादा अंदर है। अब मान के चलिए आपका मतदाता 2.5 लाख है या 5 लाख है, खर्चा करने के लिए तो 5 ही करोड़ मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है, उस क्षेत्र में विधायक का अवेलेबल हो पाना, सांसद का अवेलेबल हो पाना बहुत कठिन होता है। तो परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से परिसीमन तो राज्य की मांग है, लेकिन दक्षिण भारत इसका विरोध करेगा। इसलिए करेगा कि जो उत्तर भारत की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है और दक्षिण भारत की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। और वहाँ जनसंख्या का जो दर है वो काफ़ी कम रफ्तार से बढ़ा है, उत्तर भारत में काफ़ी तीव्र रफ्तार से जनसंख्या बढ़ी है। तो अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का माने बढ़ना तय होगा तो उसमें दक्षिण भारत को नुकसान होगा और उसी नुकसान के लिए वो हमें लगता है कि विरोध आपत्ति दर्ज करेंगे। आपने बोकारो का जिक्र किया है, हाल ही के दिनों में एक मामला जो है वो सामने आया। हालांकि देखिए 9 महीने पहले हुआ था पुष्पा महतो हत्याकांड। हालांकि उनके परिजन का कहना है कि 9 महीने बीत गए, अब तक न्याय नहीं मिला है। नरकंकाल 9 महीनों के बाद मिलता है। इसको किस रूप में ले रहे हैं? लगातार कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है वहाँ। देखिए, सबसे पहला बात है कि इसमें प्रशासन की उदासीनता है। मुझे याद है शायद 4 या 5 महीना पहले उनकी माताजी हमारे जनता दरबार में आई थी। हमने वहाँ से पिंडरा जोड़ा थाना प्रभारी को फ़ोन किया और हमने एक ही बात कहा। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 1 साल में विधायक बनने के बाद मैं जितने भी मर्डर केसेस, अपहरण के केसेस में गया, मैंने वहाँ के थाना प्रभारी को हिंट दे दिया था कि आप इस एंगल को खंगालिए। तो मैंने उनको स्पष्ट कहा कि जिस लड़के को इनकी माँ आरोप लगा रही है, आप उनको थाना बुलाइए और धमकाइए। हम बोले हैं कि उसको धमकाइए, फटकार लगाइए, इसको डांटिए, वो बोल देगा कि लड़की कहाँ उल रखा है। क्योंकि हम लोग अनुमान ये लगाए थे कि शायद वो भगा के कहीं अन्य प्रदेश में शिफ्ट हो चुके हैं, जीवन यापन वो अपना करेंगे एक दूसरे के साथ। कहा जा रहा था पुणे में दिखी है। हाँ, हम लोग भी यही अनुमान किए थे, क्योंकि एक दूसरे से वो प्रेम करते थे और कोई गांव देहात का लड़का तो इतना क्रूर नहीं होगा कि वो हत्या कर सकता है। हमने पहले ये सोचा था। जब उनकी माताजी हमारे पास आई जनता दरबार में, तो हमने ये सोचा था। तभी हमने उनको पिंडरा थाना प्रभारी को कहा कि आप उसको बुलाइए और डांट फटकार करिए। देखिए, अगर उनको वैवाहिक बंधन में बंधना है तो समाज को लेकर बंधे, क्योंकि माँ उसकी विचलित है, क्योंकि वो दिख नहीं रही है बेटी, तो जाहिर सी बात है माँ के अंदर एक भय है, तो इसलिए उसको बुलाइए। लेकिन उसके बाद भी हम देखें कि उनकी ओर से जो कार्यशैली थी वो चिंताजनक थी। और वही नहीं, हम कई जगहों पर हमारे अभी अगर आप नावाडी क्षेत्र की बात कीजिए तो 2 हत्या के केस पेंडिंग चल रहे हैं। हमने एसपी को कभी कहा कि साहब ये सब हो क्या रहा है। अब हर बार में अगर आप लोग को हाईकोर्ट ही फटकार लगाए तब आप लोग जांच पड़ताल कीजिएगा, तो ये उचित नहीं है। कम से कम आप लोग को सिंसियर रहिए। इतनी बड़ी घटना घट चुकी है क्षेत्र को लेकर। पहला बात तो अब 15 दिन में सभी थाना प्रभारियों की मीटिंग बुलाइए, उससे पूछिए कि चोरी के कितने वारदात हैं, डकैती के क्या वारदात हैं, दुष्कर्म के क्या आरोप हैं, अपहरण के क्या आरोप हैं, या फिर हत्या के क्या आरोप हैं, और उनका स्टेटस अभी क्या है, क्या कोई लीड है कि नहीं है। इन पर चर्चा ही नहीं होता है। अभी चर्चा होता है कि तुम्हारे क्षेत्र में जो बालू का गाड़ी पार हुआ तो वसूली कितना हुआ, सीएमओ से डिमांड है, हमको लाके दीजिएगा तभी ना वहाँ पहुँचाएंगे। कोयला में कितना इस बार का कमाई हुआ कनेक्शन, बालू वाला गाड़ी से कितना हुआ, लोहा वाला गाड़ी से कितना आपको कनेक्शन हुआ, वो मवेशी का गाड़ी पार हो रहा था उससे आपको कितना कनेक्शन हुआ। तो लाइए सब जल्दी लाइए, ये कड़वी सच्चाई है। और किस एक जगह नहीं, बोकारो रहे, मेरा रहे, कहीं का रहे, पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, क्योंकि उनको ये बल मिला है कि भाई हमारा संपर्क तो सीधा सीएमओ से है। छोटी छोटी बातों में हमको ट्रांसफर पोस्टिंग करनी तो सीधे हमको सीएमओ से पैरवी करना पड़ता है। एक एसपी ने हमको अपनी व्यथा सुनाई, बहुत कम उम्र के एसपी थे, अंडर 35, बोले विधायक जी हम दोनों एक उम्र के हैं और कसम से दिल में इच्छा है कि बहुत अच्छा करें। जो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग थे, जब फिल्मों को देखते थे तो मन में करता था कि यार बड़ा होकर कोई पुलिस सेवा में जाएंगे और अच्छा करेंगे, लेकिन कसम से जब से हम एसपी बने हैं, एक पुलिस कप्तान है जिला का, लेकिन एक थाना प्रभारी को हम ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है मेरा। ऊपर से सब चिट्ठी आता है, हम लोग खाली साइन करते हैं। एक एसपी बेचारा अपना व्यथा हमको सुना रहा था। ये सच्चाई है। अगर बोल दिया आज के दौर में एक आम व्यक्ति कस्टमर है, एक आम व्यक्ति, एक सामान्य सा व्यक्ति एक ग्राहक है, ब्लॉक के लिए ग्राहक है, अंचल के लिए ग्राहक है, थाना के लिए ग्राहक है और सभी सरकारी कार्यालय के लिए वो ग्राहक है। हम आज के दौर में झारखंड में या भारत की बात करें
एक आम इंसान दो प्रकार का ग्राहक है। एक ग्राहक वो बाजार का है, जब वो सामान खरीदता है, तेल खरीदता है, साबुन खरीदता है, मिर्च खरीदता है, मसाला खरीदता है, फल खरीदता है, सब्जी खरीदता है, टूथब्रश खरीदता है, शैम्पू खरीदता है, तब वो ग्राहक होता है। और एक ग्राहक वो तब होता है जब उसके जीवन में परेशानी आती है और उस परेशानी का संबंध किसी सरकारी संस्था से होता है। अगर थाना से संबंध होता है तो थाना में वो ग्राहक है। अगर जमीन का मामला है, अंचल जाना पड़ता है तो अंचल में ग्राहक है। अगर अबू आवास का मामला है तो वो ब्लॉक में ग्राहक है। यदि सरकारी दफ्तर अगर ऊपर लेवल का भी है जिला का, तो वहाँ उस कार्यालय में वो ग्राहक है। ये कड़वी बात है। आज के समय में आम व्यक्ति, एक आम सामान्य सा व्यक्ति, अपने रोजमर्रा के जीवन को जीने वाला व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में भी ग्राहक बन चुका है। वो दो प्रकार का ग्राहक है, एक बाजार का ग्राहक है, दूसरा सरकारी कार्यालयों का ग्राहक है। तो ये व्यवस्था को दूर करनी होगी। सरकारी कार्यालय में उसको ग्राहक नहीं बनने देना होगा, उसको मालिक बनाना होगा, क्योंकि ये उनके वोट से देश चलता है, उनके वोट से देश चलता है, इस बात को समझना होगा। तो ये परिपाटी इस राज्य की बन चुकी है। और मैं फिर कहता हूँ, इस राज्य में अवतार से नहीं, एक क्रांति से ये राज्य और देश ठीक होगा। एक क्रांति चाहिए, जो क्रांति नेपाल में हुई, जो क्रांति श्रीलंका में हुई, जो क्रांति इंडोनेशिया में हुई, जो क्रांति बांग्लादेश में हुई, कि वहाँ के लोगों ने अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी जमकर ढूंढा। तो एक क्रांति इस राज्य को, इस देश को देखनी अगर हो पाती है तो जिनको इन्होंने सत्ता दिया है, जिनको इन्होंने व्यवस्था दिया है, अगर उनको धुन पाए दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर, चाहे वो हम ही क्यों ना रहे, अगर हम गलत करें तो चाहे कोई रेस व्यवस्था में बैठा हुआ, चाहे वो विधायिका का अंग हो या कार्यपालिका। एक आदमी पूरे सिस्टम को बदल सकता है? नहीं, एक आदमी नहीं बदल सकता है। वो कम से कम उसके विचार के, कम से कम अगर 81 विधायक हैं तो 50 विधायक उसके सोच के होने चाहिए, नहीं तो वही उसके खिलाफ हो जाएंगे। अगर जरा मत तो कल को अगर उन 50 विधायकों का अगर नेतृत्व करने के लिए भी आ गया और उन 50 चाहते कि नहीं मेरी भी महंगी गाड़ी हो, मेरे भी महंगे बंगले हो, मेरी भी लाइफ स्टाइल रॉयल हो, तो फिर हम बदल नहीं पाएंगे। वो मेरे ही खिलाफ हो जाएंगे और हमको हटा के उन 50 में एक नेता चुन लेंगे। आप भी तो एक अकेले हैं जो सिस्टम बदलने के लिए निकले हैं। हमने तो कहा है कि जो आइडियोलॉजी हमने प्रकट किया है उस आइडियोलॉजी से जरूर कुछ बदला जाएगा। आज देख लीजिए, साल भर हो चुका है। आज मेरे घर की स्थिति क्या है? आज एक विधायक बनता है, वो 6 महीना में तुरंत उसका जीवन चकाचौंध हो जाता है। आज देख लीजिए, हम डुमरी में भाड़े के घर में रहते हैं। क्यों रहते हैं? हम अपने वचन पे कायम हैं कि हम अपना जिला से बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मेरा मानना है आम व्यक्ति की गरीबी के कारण कुछ लोगों का जरूरत से ज़्यादा अमीर हो जाना है, चाहे वो IAS IPS हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे अंबानी अडानी हो। कुछ लोगों का जरूरत से ज़्यादा अमीर होना ही एक व्यक्ति की गरीबी के कारण, चूंकि आपने उसके हिस्से को ले लिया। तो जरा मत अपने विचार में कायम है। मेरी लाख आप आलोचना करिए, लेकिन आप अपने नेता को मेरे से बना के तो दिखा दीजिए, हमने बिल्कुल 1 इंच जमीन नहीं खरीदा। कितने लोग हमको बोल रहे हैं, मेरे माँ का वहाँ फुआ घर है कि मोजरिया में, मामा लोग बोलते हैं कि भाई ना आइए जमीन दान दे देते हैं, यहीं रहिए। हम बोले नहीं मामा, दान आप भले दीजिएगा, लेकिन लोगों को ये लगा कि हम पैसे से खरीदे हैं। और हम वचनबद्ध हैं कि मेरे नाम से किसी भी प्रकार का बोकारो जिला और गिरिडीह जिला में जमीन रजिस्ट्री नहीं होगा। मेरे नाम से वहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, जरा मत उस विचार पे कायम है। जरा मत एक भाड़े के घर में रहता है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार होगा कि कोई विधायक भाड़े के घर में रहता है, क्योंकि मेरा घर धनबाद जिला में पड़ता है। लाइफस्टाइल क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं आप? लाइफ स्टाइल कैसे आप चेंज कर लीजिएगा? जिस राज्य के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिस राज्य के लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन नहीं मिल रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य की फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है, और आप अपनी फैसिलिटी को बढ़ाइएगा। लाइफ स्टाइल अपना तभी चेंज होगा जब हमें लगेगा कि राज्य के लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। और हम अगर 2 पैसा कमाएंगे भी तो अपने राज्य की जनता के लिए, हमारे पास 2 पैसा आता भी है तो हम बिल्कुल बिना संकोच के, कोई रहे, देखिए और भी नेता हैं, लेकिन उनको कम से कम अपने कार्यकर्ता से पूछते हैं एक बार कि अरे लोकवा अपन लागो रे, मदद मांगे आए हो, करिए कि नहीं करिए। किसी से नजर मत पूछता है, वो इमोशनली मेरे सामने आके बैठ जाता है, विधायक जी परेशानी में, तो वो व्यवहार दिखाना होगा। ऐसे सभी विधायकों को बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आज सबका लक्ष्य होता है कि अपना इतना प्रॉपर्टी बना ले कि मेरा आने वाला पीढ़ी को काम करने की जरूरत नहीं पड़े। वो भी उनकी भूल है। मैं फिर बार बार कहूंगा, जो विधायक है, जो नेता ऐसा सोच रहे हैं, और सोचने क्या कर ही रहे हैं। तो जयराम जी का रोल मॉडल कौन है? देखिए, हमारा रोल मॉडल भगत सिंह है, हमारे रोल मॉडल झारखंड की राजनीति में विनोद बाबू हैं, निर्मल दा हैं। आप जब तक अपने आप को नहीं बदलिएगा, जब तक आपके अंदर एक भाव नहीं उत्पन्न होगा, जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जब तक आप उनके बारे में नहीं सोच पाइएगा, फिर आपका क्या नेता होना है।
अभी लोग जाते हैं क्षेत्रों में, अभी जाइए ना, भरखर गर्मी का दिन है करिश्मा जी, रिपोर्टिंग करवाइए। जो लोग रांची में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि कौन विधायक क्षेत्र में कितना एक्टिव है और कितनी समस्याओं को सुन रहा है। पागल हो जाएंगे, दिमाग इरिटेट हो जाएगा। आज बोल रहे हैं आपके कैमरा से, हम बोल रहे हैं कि हम पहला इंसान है जो हम खुद कह रहे हैं कि यार हमको 15 दिन के लिए कोई बीमारी हो जाए, मेरा लाइफ का शेड्यूल गड़बड़ हो गया है। हम रात 12 बजे आते हैं, 12 बजे रात को हमको नींद नहीं लगता है जब तक 2:30-3 ना बजे, और जब तक 9 या 10 बजे आप नहीं उठिए, पहले आप उठ ही नहीं पाइएगा। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हम इच्छा कर रहा है हमको कि 10-12 दिन के लिए कोई बीमारी हो जो हम बेड में चले जाएं। राजनीति करना इतना आसान नहीं है, आपको संघर्ष करना होगा। तो जो राजनीति कर रहे हैं वो आसान नहीं है, बाकी लोग ना कर रहे हो आसान है। 7 बजे उठते हैं, 1 घंटा के लिए अपने सब बैठते हैं, जनता दरबार सब लगाते हैं अपने घर में, चाहे टुंडी के विधायक हों, चाहे बागमारा के विधायक हों, या आपका बोकारो के विधायक हों, या बेरमो के विधायक हों, जो अवेलेबल क्षेत्र में होते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अपने घर में सब बैठते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं। लेकिन 7 से 9 बजे जैसे सूरज का पारा उठता है, सब उठ के चले जाते हैं फार्म हाउस में। सबका शहर में फार्म हाउस है, और वहाँ जाके बिजनेस की बात करते हैं कि आज कहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कहाँ पे अपने पिताजी के नाम पे कॉलेज खोलेंगे, तो कहाँ पे कोई मॉल में पार्टनरशिप करेंगे, तो कहाँ पे अब तो सब कोई अपना टेंडर का भी बना लिया है पेपर। सब विधायक के पास इनडायरेक्ट रूप से टेंडर का पेपर है। वे लोग बिजनेस माइंडेड सब हो चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, जितने भी मीडिया के हाउस है, अभी गर्मी में जाके देखिए कौन विधायक क्षेत्र में कैसा एक्टिव है और कितना समस्याओं को सुन रहा है। अरे जब सरकार, आप 7 बजे जनता दरबार बनाना उठ गए, ऑफिस खुल रहा है 11 बजे, ऑफिस खुल रहा है सरकारी 9 बजे, तो आप किससे बात किए? हम लोग भी जाते थे विधायक के पास, अरे फलना के बोल जो देख ले, तो अरे फलना देख लियो, अरे देख लियो। जरा माँ तो नहीं बोलता कि फलना देख लियो। ककर से बात करना हो, डीसी से लगाइए डीसी साहब को फोन, एसपी से बात करना लगाइए एसपी साहब को फोन, सेक्रेटरी का मैटर है। पेयरिंग कैसे बने जयराम? आप किसी से पूछिए, आज 25 साल की राजनीति है, या फिर हमारे डुमरी में ही पूछिए, जो लोग डुमरी में देखे हैं 25 सालों से या जितने दिनों से विधायकों को, क्या जनता दरबार से कभी कोई चीफ सेक्रेटरी को फोन लगाया है? क्या जनता दरबार से कोई कभी डीजीपी जी को फोन लगाया है? क्या जनता दरबार से कभी किसी ने राज्यपाल को फोन लगाया है? पूछिए, मैं कह रहा हूँ, किसी विधानसभा के एक आम जनमानस को पूछिए, विधायक के पास सबको जाते हैं, वो वीडियो सीओ को लगाते हैं, 1-2 जिला के अधिकारी को लगाते हैं। पूछिए कभी चीफ सेक्रेटरी को जनता दरबार से लगाए हैं? रेयर होगा। हमारे पास वो समस्या किसी की रहे, सऊदी दूतावास को लगाना है वहीं लगा दे। हाँ, दूतावास वाला जब क्षेत्र में जाता तब लगाते हैं। हमारे पास लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि गनीमत है विधायक जी आपके पास मोदी जी का नंबर नहीं है, या फिर उनसे आपकी बात नहीं, तो हमको लगता है मोदी जी को भी आप वो जनता दरबार से फोन लगाते हैं, अमित शाह जी को भी आप जनता दरबार से फोन लगाते हैं कि गृह मंत्री जी मैं एक मैटर है देख लीजिएगा। ये जनता बोलती है, गनीमत है कि आपके पास मोदी जी का नंबर नहीं है, नहीं तो आप दिन में 4 बार मोदी जी को ही फोन लगा देते हैं कि भाई प्रॉब्लम है तो देख लीजिएगा। अच्छा, आपके क्षेत्र के कई लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में, यानी कि आपके क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत है, चापाकल नहीं लगा है क्षेत्र में। देखिए चापाकल हम ठीक है, हमको 5 करोड़ मिलेगा, 7 लाख रुपया एक पंचायत के लिए, तो मान के चलिए अगर हम इस सीजन चापाकल भी देंगे तो मोटा मोटी हम ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी तक पैसा वो भी आया नहीं 5 करोड़। अगर इस सीजन हमारे सिर्फ चापाकल में दे दिए तो मोटा मोटी व्यवस्था को हम ठीक कर लेंगे, लेकिन लोगों का मांग सड़क भी रहता है, अन्य काम भी होते हैं। एक पंचायत में 7 ही लाख है, तो इसलिए चापाकल जो पेयजल है, जनता को भी जानना चाहिए कि ये पेयजल विभाग का काम है और उसके मंत्री उसके सर्वेसर्वा होते हैं, और मंत्री जी से जब भी मिलते हैं वो वही कहते हैं कि विधायक जी केंद्र का अंश नहीं है। तो जनता नाराज हो हमसे या मंत्री जी से, वास्तविक स्थिति अभी राज्य की यही है कि केंद्र से सहयोग ना मिलने के कारण हमें लगता है कि पानी की व्यवस्था वो भले गाली दे या गोली मार दे, सरकारी माध्यम से इस बार नहीं ठीक हो पाएगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, राजधानी रांची में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, दानिश और फहाद, और ऐसे में लगातार बीजेपी का कहना है कि सरकार जो है एक विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है। आप किस रूप में ले रहे हैं इसको? महिलाएं कितनी सुरक्षित है झारखंड में, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए झारखंड में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसका कारण ये है कि पहला केस जो आपके सामने आया, उस केस में परिणाम ना मिलना। झारखंड में अभी परिस्थिति ऐसी है कि अगर वो केस मीडिया में, पॉलिटिकल गलियारों में अगर हाईलाइट नहीं हुआ तो इंसाफ नहीं मिलेगा। वो बिशुनगढ़ की लड़की का जो मर्डर हुआ था इसलिए पकड़ा गया चूँकि वो पॉलिटिकल और मीडिया में वो बहुत हाईलाइट हुआ, वो चर्चा का विषय बना।
जो चर्चा का विषय नहीं बनता है, ये बोकारो वाली घटना को भी इसलिए पकड़ा गया चूंकि हाईकोर्ट से फटकार लगा। अगर वो चर्चा का विषय नहीं बनता है तो उस केस में कुछ नहीं होता है। वह केस 10 महीना हो चुका है। मैं तो कई ऐसे उदाहरण रोज आते हैं, हमसे मिलते हैं कि विधायक जी 6 महीना पहले मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। तो वो अगर उसमें जरा सा भी अगर लगे कि मेहनत करना है प्रशासन को, तो वो अपराधी उनकी गिरफ्त से बाहर हो जाता है। और एफआईआर भी दर्ज नहीं करती है पुलिस। बहुत बार तो पुलिस का जो व्यवस्था है इस राज्य में, उनको गाड़ी दीजिए चाहे घोड़ा दीजिए, जब तक उनको नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाइएगा और जब तक वो ये ना जाने कि जनता की सेवा के लिए वो बने हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि काम वो ठीक करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, ट्रेजरी घोटाले को लेकर हमने आपका बयान कहीं देखा, आपका कहना है कि सीएजी रिपोर्ट का कहीं ना कहीं अनदेखी जो है सरकार ने किया है। इनको जब रिपोर्ट प्राप्त हुआ, उनके तरफ से ये निर्देशित या फिर जानकारी उपलब्ध कराई गई कि इस प्रकार के मामले हैं, तो उस सीएजी एक महत्वपूर्ण संस्था है देश की, जो तो कम से कम उनका जो निर्देश था उसको सरकार को संज्ञान में लेते हुए गंभीरतापूर्वक इन चीज़ों को लेकर उन्हें सक्रिय रहना चाहिए था, लेकिन उनका निष्क्रियता ही आज ट्रेजरी घोटाले का प्रमुख कारण बना। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो मौजूद थे, जिनसे हमने बंगाल की राजनीति के साथ साथ झारखंड की राजनीति को लेकर चर्चा की। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी नितेश के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।